चलो ठीक है, सही है। चलो जी सर, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या था कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। मैनेजमेंट का दूसरा काम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स बिल्कुल सही, एक्यूरेट और एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जाए। तीसरी चीज जी सर, जब ऑडिटर ऑडिट करने आए तो ऑडिटर का लीगल राइट है कि वो मैनेजमेंट से बहुत सारी चीजों पे इंफॉर्मेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लोगों के ऊपर एक्सेस मांगेगा। सर इन तीनों चीजों को मैनेजमेंट ने क्या करना है, अलाउ करना है, ठीक है जी, और प्रोवाइड करना है। ऐसे ही है सर, ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी मैनेजमेंट सुविधा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने लिख भी लिया था। याद करने वाली चीज इसमें ये तीन है, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है ये जरा समझ लेना। देखो ऑडिटर की जिम्मेदारी डिटरमिन करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कौन डिटरमिन करता है? यानी ऑडिटर को क्या करना है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है। मैनेजमेंट ने क्या करना है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी, ये सारी चीजें कंपनी लॉ में लिखी हुई, ठीक है जी। यानी मैनेजमेंट को अगर अपना लायबल देखना है कि भाई वो एज पर कंप्लायंट है, एज पर लॉ है, तो वो लॉ देखेगा। ऑडिटर को पूरा ऑडिट करना, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, आइजा में लिखी हुई, ठीक है जी। तो पहली चीज दिमाग में ये रखना कि ऑडिटर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो वो स्टेप्स लेगा, जो वो काम करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो आइजा में लिखी हुई। आइजा में उसकी सिर्फ और सिर्फ दो जिम्मेदारियां लिखी। कितनी? दो जिम्मेदारियां लिखी है। पहली जिम्मेदारी सर, ऑडिटर ने एक रीजनेबल अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है। क्या देनी है? रीजनेबल अश्योरेंस रिपोर्ट, या ये आइजा 200 चल रहा है, बेसिक्स, ठीक है जी, बेसिक्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अच्छा देखो रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मिसाल के तौर पर शामिर ने एक किसी के घर रिश्ता भेजा, तो जो लड़की का अब्बा था उसने मुझे कॉल की कि सर क्या आप शामिर को जानते हैं। इसका मतलब है लड़की का अब्बा मुझसे क्या मांग रहा है, अश्योरेंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अश्योरेंस मांग रहा है, यानी आप सर्टिफाई करें कि बंदा कैसा है, ठीक है। अब मेरे स्टेटमेंट सुनना सर। सबसे पहला स्टेटमेंट, भाई शामिर को मैं जानता हूँ, शामिर एक बहुत अच्छा लड़का है और काफी टाइम से हमारे साथ है, तो मैं पर्सनली इसको जानता हूँ। मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा शौहर साबित होगा। ऐसा, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट एक अफर्मेटिव, एक असर्टिव, एक सीधा स्टेटमेंट है। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट सुनना, यार शामिर को जितना मैं जानता हूँ, मेरे सामने शामिर में कोई गलत बात मैंने नहीं देखी। हाँ लेकिन ये क्योंकि मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे इसकी एक अलग जिंदगी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे सामने अभी तक इस बंदे में कोई बुराई नहीं आई। मुझे बताओ ज्यादा ज्यादा कंफर्मेशन किस सेंटेंस में मिल रही है? पहले वाले में कह रहा था भाई शामिर बहुत अच्छा लड़का है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूँ, यार मेरे सामने कोई बुराई नहीं आई है, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता और मुझे नहीं पता कि पीछे क्या हिसाब किताब, लेकिन मेरे सामने कोई बुराई नहीं है। ऐसा। तीसरा स्टेटमेंट सुनना, शामिर में बुराई निकले ना मुझे मार देना है। ये क्या है सर? ये कोई एब्सोल्यूट लेवल की कंफर्मेशन है। ऐसा सर, ऑडिटर के सामने ना तीन अश्योरेंसेज होती है, एक है एब्सोल्यूट, एक है रीजनेबल और एक है लिमिटेड। ऐसा एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर का अब्बा भी नहीं दे सकता। एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर का बाप भी नहीं दे सकता। ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि अगर इस अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलती निकली मेरा गर्दन काट देना। नहीं नहीं, ऑडिटर क्या कहता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए, मैंने इसका ऑडिट किया और मैं ये कह सकता हूँ। ये क्या है जनाब? रीजनेबल अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस क्या है? मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू किया और मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई है, ठीक है भाई, मैंने पूरी चीजें नहीं देखी है, सैंपल बेसिस पे काम किया, मे भी ऐसी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो लेकिन मैं नहीं देख पाया। मुझे बताएं सर, ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी एश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब है 80-90%, ठीक है जी। ऑर्डर कह रहा है भाई 80-90% चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है। मैंने अच्छा खासा ऑडिट किया और मैं इस पे कायम हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मसले वाली बात नहीं है। अश्योरेंस, कंफर्मेशन, ठीक है जी। अश्योरेंस का मतलब होता है एक बंदे से आप कंफर्मेशन ले रहे हो कि भाई जो काम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो सही है या नहीं है। और हम किस लेवल की एश्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल लेवल की एश्योरेंस। तो बताओ ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है?
अश्योरेंस देना किस लेवल की? क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है? नहीं दे सकता सर। क्यों नहीं दे सकता? वो हमने आज का हमारा सेकंड पार्ट लेक्चर का ये कि ऑडिटर क्यों ये नहीं कह सकता कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% सही, वो कहेगा रीजनेबल हद तक सही। ठीक है, अच्छा जी, फिर वो कह रहा है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, रीजनेबल अश्योरेंस देनी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनो। एक कंपनी की एजीएम चल रही है, एनुअल जनरल मीटिंग, सिनेरियो में तुम्हारे सामने रखा हूं। एक शेयर होल्डर खड़ा होता है और कहता है जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बने। क्या बने हुए? गलत बने हुए। सामने डायरेक्टर्स बैठे, ऑडिटर बैठा है और सब उसका मुंह देख रहे हैं। सर ऐसी क्या गलती है? आप शेयर होल्डर हैं? जी मैं शेयर होल्डर हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने। तो डायरेक्टर्स ने भी और ऑडिटर्स ने, दोनों ने शेयर होल्डर से पूछा भाई क्या गलत बना हुआ है? उसने कहा भाई मैं चलाता हूं एक दुकान, मेरी दुकान से इस कंपनी ने वाटर कूलर खरीदा था, वो वाटर कूलर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बेचा इस कंपनी को, तो वो तो फिक्स एसेट्स के अंदर आना चाहिए था। ठीक है जी। तो डायरेक्टर ने कहा भाई कूलर सस्ता होगा, हम तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालते ही वो एसेट है जो 15,000 से ऊपर। उसने कहा नहीं सर, ये कूलर 20,000 का था, ये कूलर कहाँ है? अब डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को देखा, भाई कूलर किधर है, ये तो गलत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर ने कहा भैया मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा था, छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट, छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार। तो बताओ ऑडिटर क्या ये ओपिनियन देता है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 टके की भी गलती नहीं? नहीं, वो क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय मटेरियल? ये हमने आगे जाके पूरा मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड देखना है। ठीक है जी, तो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मटीरियलिटी आमतौर पे ऑडिट में 5% ऑफ प्रॉफिट ली जाती है आमतौर पे। हाँ, लेकिन जब भी आगे आओगे पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर। आम फैम अल्फाजों में एनीथिंग दैट इज मोर देन 5% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज। अब बताओ सर ऑडिटर किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ऑडिटर कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिस स्टेटमेंट्स, नहीं ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। डन। और सर हम ये किस तरह ये रीजनेबल अश्योरेंस देंगे? डायरेक्टर्स के घर पे जाएंगे? नहीं सर, हम क्या करेंगे, एक आप बताएं सर इसमें मोटे मोटे अल्फाज जो याद रखने वाले क्या है? ऑर्डर ने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, ठीक है जी, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और किस फॉर्म में देनी है? ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में देनी है। पक्का? अच्छा जी, एज यूजुअल सर हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल का क्या मतलब है? हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। चलो जल्दी से मुझे ये हमारे भाई बताएंगे ऑडिटर कितने टाइप के एश्योरेंस दे सकता है? ये एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकता ना। ऑडिटर सिर्फ 2 टाइप के एश्योरेंस दे सकता है, कौन सी? या रीजनेबल या लिमिटेड। एब्सोल्यूट तो वो दे ही नहीं सकता। डन। अच्छा जी, फिर ऑडिटर के जिम्मे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एक और काम लगाया, वो है ऑडिटर तुमने कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। किससे? किससे बात करनी है? सुनो, जब ऑडिटर को कहा जा रहा है ना कि कम्युनिकेट करना है, ये जिम्मेदारी आइजा ने भी डाली उसके ऊपर और लॉ ने भी डाली। किससे? लॉ ने भी डाली। लॉ ने कहा भाई ऑडिटर कुछ चीजें ना तुमने कम्युनिकेट करनी है। आइजा ने भी ऑडिटर से क्या कहा? तुमने कुछ चीजें किसको और क्या, ये हमने देखना है। ऑडिटर ने सबसे पहले डायरेक्टर्स को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कुछ बातें बतानी है। 3 बातें बतानी है ऑडिट के स्टार्ट पे, एक बात बतानी है ड्यूरिंग और एंड पे। ठीक है जी। ऑडिटर की पहली जिम्मेदारी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट, और किस फॉर्म में देना? एक रिपोर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। नंबर 2, कम्युनिकेट करना है एज पर आइजा एंड लॉ। और सर कम्युनिकेशन में सबसे पहली कम्युनिकेशन किससे करनी है? कंपनी के डायरेक्टर से, दो चार्ज विद गवर्नेंस से। 4 बातें उनको बतानी है। 3 बातें कब बतानी है? ऑडिट के स्टार्ट में, और एक बात ऑडिट के, अच्छा वो क्या बात है जो स्टार्ट पे बतानी है? जब ऑडिट स्टार्ट होता है ना, ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, ठीक है जी। ऑर्डर गया सर, डायरेक्टर से कहा कि प्यारे डायरेक्टर
सबसे पहली बात ये दिमाग में डाल दें, अपने भेजे में रखें कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाने? आपने बनाने। ऑर्डर ने ये चीज कम्युनिकेट करनी से 2 स्टार विद गवर्नेंस, यानी कि मैनेजमेंट से, कि तुमने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, मैंने उसका ऑडिट करना, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदार नहीं। दूसरी चीज, भाई मैं ऑडिट करने आऊंगा दिसंबर में। तो एक बात बताओ, 2018 दिसंबर अगर हमारा ईयर एंड है, ऑडिटर कब अपॉइंट होता है इसके लिए? मैंने वो अगले साल के लिए होगा ना। मुझे बताओ 2018 के लिए ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ होगा? वेरी गुड सर, मार्च अप्रैल में ऑडिटर अपॉइंट हो चुका होगा, ऐसा? मार्च, यानी सर ऑडिट जिस पॉइंट पे करना है ना, उससे 9 महीने पहले वो अपॉइंट हो चुका है, 10 महीने पहले वो ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, ऐसा? अब बताओ सर, ये सारी डिस्कशन कब हो रही है? ये कब हो रही है सर? सर जब वो अपॉइंट हुआ ना, उसी वक्त हो रही है, दिसंबर में नहीं हो रही है। जैसे वो अपॉइंट हुआ ना, यानी ऑडिट करने से कुछ 7, 8, 9 महीने पहले वो क्या बता रहे डायरेक्टर्स को कि प्यारे भाई मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाऊंगा। अपनी टीम को बोलो बनाते रहो, ये ना हो मैं एंड में आऊं तो मुझे कहो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना दो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा काम क्या करना है, उसका ऑडिट करना है। नंबर 2, ऑडिटर भाई, सॉरी डायरेक्टर भाई, मैं आऊंगा, मैं नवंबर में आऊंगा। नवंबर में मैं करूंगा ये कि मैं ग्राउंड वर्क करूंगा। आपने नवंबर में मुझे ट्रायल बैलेंस दे देना, ठीक है जी, नवंबर तक का। दिसंबर का महीना जैसे शुरू होगा, मैं सबको बैंक कंफर्मेशन भेजूंगा, आपके सारे बड़े बैंक्स को, ठीक है जी। मैं आपके क्रेडिटर्स को डेटर्स कंफर्मेशन भेजूंगा, आपके रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेजूंगा। सर मुझे स्टॉक काउंट करने के लिए आपके 8 वेयर हाउसेज में से 10 वेयर हाउसेज में से 8 वेयर हाउसेज जाना होगा, ठीक है जी। अरेंजमेंट आप अभी से मैं आपको बता दूं, करा लीजिएगा। सर मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ उसको, स्कोप और टाइमिंग। स्कोप का मतलब एक करोगे क्या, और टाइमिंग का मतलब, अब एक पॉइंट आता है लोगों के ध्यान में, अगर ऑडिटर सारी चीजें मैनेजमेंट को पहले ही बता दे कि वो क्या करने वाला है, तो फिर मैनेजमेंट उसको क्या कर सकती है, विंडो ड्रेस कर सकती है, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकती है। यस, ऑडिटर का काम ये सारी चीजें बताना है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने प्रोसीजर्स में रखनी जरूर है, ठीक है जी। यानी अपने की प्रोसीजर्स बता देना जिसमें मैनेजमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप दिसंबर पे आओ, आप कहोगे भाई अभी भी चीजें कर दी, तो मैनेजमेंट आपसे क्या गई? यार बता तो देते, आपको अरेंज करा के दे देते हम चीजें। एक वेयर हाउस आपका कर दूं मैं, वहां जाना है भाई, वहां जाने के लिए हमें थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर को कहते हैं ये चीजें तुम क्या करो, बता दो, लेकिन सारी चीजें बताने की जरूरत अब बताएं। पहली चीज हमने क्या कम्युनिकेट की डायरेक्टर्स को, भाई वो जिम्मेदार नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, डायरेक्टर जिम्मेदार है। नंबर 2, स्कोप और टाइमिंग बता दी कि मैं क्या क्या और कब कब करूंगा। ये सारी बातें कब हो रही हैं सर? ये सारी बातें हो रही हैं अप्रैल मई के महीने में, और ऑडिट कब करना है हमने, वो दिसंबर में जाके, ऐसा? फिर हम जाएंगे जनाब डायरेक्टर्स के पास और डायरेक्टर्स को बताएंगे, हेड डायरेक्टर मैं आपसे, आपकी कंपनी से, मैं आप लोगों से और आपकी इंटायर कंपनी से इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हूँ? ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की। ऑडिटर क्या बता रहा है कि मैं आपसे और आपकी इंटायर कंपनी के हर एक बंदे से इंडिपेंडेंट हूं, फाइनेंशियली, पर्सनली और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया सर डायरेक्टर्स को, अप्रैल में हम बैठे हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाऊंगा, ये काम करूंगा, इस वक्त करूंगा। और सुनो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तुमसे भी, तुम्हारे पूरे कंपनी से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं फाइनेंशियली तुम पे डिपेंडेंट हूँ, ना मेरी आपसे ऐसी दोस्ती आ रही है, रिश्तेदारी है, ना मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ना मेरी ऑडिट फर्म का कोई बंदा आपकी कंपनी का। डन। ये 3 चीजें हमने कब बताई? क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके ऊपर पूरा कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है जी। पूरा कोड ऑफ एथिक्स ऑडिटर को अपने ऊपर अप्लाई करना है, ये चेक करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। मैं तुम्हें छोटी छोटी एग्जांपल दे देता हूँ और जो सुनना, और इसके बाद इसको लिखना है, हाँ, डिटेल। हाँ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ और सुनना, एक कंपनी के शेयर्स ऑडिटर के पास है, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? कैसे, क्यों, क्या मसला है?
अच्छा एक बात बताओ, किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी है? अगर मैं ऑडिटर हूँ मिसाल के तौर पर एक कंपनी का और मेरे पास उसके 20% शेयर्स हैं, क्या मैं कभी जिंदगी में भी चाहूंगा कि उसका प्रॉफिट कम हो? इसका मतलब है ऑडिटर ऐसे केस में जब वो शेयर होल्डर हो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसका रीजन क्या है? फाइनेंशियल रीजन है। यस सर, मैं कहूंगा जनाब ऑडिटर इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन कंपनी। ऐसा ऐसा है कि नहीं? क्या ये ऑडिटर जाके अप्रैल और मई के महीने में डायरेक्टर्स को कह सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट? नहीं। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? इसी बात है, शेयर होल्डर है भाई, कंपनी ग्रो करेगी तो इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, उसका ऐसा मिलेगा नहीं। अभी हम आगे जाके देखेंगे वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट, ये हमने कंपनी लॉ में देखा। ठीक है, ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट। हमने लोन लिया सर, और अज्यूम करो ये लोन हमने फेवरेबल टर्म्स पे लिया। आम लोगों को ये बंदा लोन देता नहीं है, और देता है तो सर बड़े इंटरेस्ट रेट पे देता है, हमें इंटरेस्ट फ्री दे दिया। अब याद रखो बेटा, कुत्ता जिस हाथ से खाता है उसको काटता नहीं है, तो ऑडिटर को हमने कुत्ता नहीं बनाना है। ऐसा तो अगर ऑडिटर लोन ले ले क्लाइंट से फिर आंखें नीचे हो जाएंगी ना, फिर तो वो बंदा कभी भी, वो ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंटली आंखें दिखा के काम नहीं कर सकेगा। तो मुझे बताओ सर यहाँ पर भी क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खराब हो रही है सर। ऐसा अब सुनो जी, और तो सुनना बेटा, ये सारे पास पेपर के छोटे छोटे केसेस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। देखो ये नोट्स कंप्लीट करोगे ना मेरे, उसको याद करना आप, ठीक है? मैं आपको रीजनेबल से एक लेवल ऊपर की एश्योरेंस दे रहा हूँ, एक पास पेपर का सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। उसकी वजह ये है कि सारे पास पेपर सामने रख के मैंने नोट्स बनाए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि नोट्स को देखने के बाद हम पास पेपर पे गए, नहीं, मैंने पास पेपर सामने रखे तब नोट्स बनाए, तो सारे जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो तो मैं मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं तुम्हें पास पेपर्स कराऊंगा और मैं तुमसे कहूंगा कि तुमसे पास पेपर हो रहे हैं, कैसा पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पास पेपर से ही सारी चीजें बनाई है, तो तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं तो मैं ये भी कर सकता था कि कराने के बाद आपको पास पेपर कराता हूँ, कहता हाँ भाई कैसा, एक सवाल भी तुमसे मैंने बनाई है ऐसे। ठीक है जी, है ये सारी चीजें मौजूद है इसमें, कोई चीज पास पेपर के बाहर नहीं आएगी। ठीक है, हर अटेम्प्ट के पेपर आते हैं, मैं अमेंड कर देता हूँ उसको, ये हैंड रिटन है। ठीक है, किताब में आपको टाइप किया। ठीक, अच्छा जी, हम ऑडिटर ने क्या किया, एक डायरेक्टर है, मिसाल के तौर पर आप 4 लोगों की कंपनी है, ठीक है, जैसे हमारा भाई जो मोबाइल देख रहा है ये भी डायरेक्टर है। ठीक है, अब इसका और मेरा एक पार्टनरशिप होता है, हमने क्या किया, एक बिजनेस खोल लिया साथ। ठीक है जी, ये भाई एआरटीडी का ऑडिट करने हैं, और इसने कहा सर रोड पर जो ये चिप्स बेचने वाला खड़ा है, क्या ख्याल है इधर एक चिप्स का ठेला लगा दे मैं और आप? मैंने कहा आ जाओ यार लगा ले। अब ये ऑडिट करने आया किसका? एआरटीडी का। मैं एआरटीडी का डायरेक्टर हूं, मैंने इस ऑडिटर के साथ मिलके पान का एक ठेला भी लगा दिया, बाहर एक जो है वो चिप्स का ठेला भी लगा दिया। अब बताओ सर, हम एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं, इससे मुझे शाम में कहा यार एआरटीडी में थोड़े घपले चल रहे हैं, तो मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा सोच के क्वालिफाई करिए और ठेला पहले बंद करूंगा जरा, है? अब बताओ सर, क्या ये बंदा इंडिपेंडेंट है? नहीं सर। दूसरा सर, एक तो ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी नहीं है, और दूसरा पर्सनली भी नहीं है। क्यों? तो सीआरई सर मेरी इसकी पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है हमारे साथ में, तो सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? फाइनेंशियली भी नहीं और पर्सनली भी नहीं है। पक्का? अच्छा जी, फिर स्पाउस ऑफ द ऑडिटर इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिसाल के तौर पर सर, मैं यूनिलीवर का ऑडिट करने जा रहा हूं, और यूनिलीवर की डायरेक्टर जो है बेगम है हमारी, और यूनिलीवर के अकाउंट से मसला है, तो हमने बेगम को कहा भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं। बेगम ने कहा बम्बू, इतना बड़ा बम्बू दूंगी ना, भाग यहाँ से। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर स्पाउस डायरेक्टर है तो उस लेवल के ऊपर तो हमारी इस हद तक पर्सनल इंडिपेंडेंस इंपेयर हुई है कि आपकी सोच है। ऐसा है? अब सुनिएगा दोस्त, छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, अगर इनमें से एक चीज भी है ना, डायरेक्टर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं। सर हम एक जगह पे ऑडिट करने गए, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हम गए कॉइल कॉन्टिनेंटल में ऑडिट, ठीक है, जिंदगी में पहली दफा मैं 5 स्टार होटल अंदर से जाके निकला। नहीं पेपर देने हमारे टाइम पे आई कैप में होता, छोटे से लोग होते थे, तो मैं ऑडिट पे गया, कॉइल कॉन्टिनेंटल के उसकी लॉबी देखी तो पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो अलग ही दुनिया है, जमीन भी चमकती है यहाँ पे, है? ठीक है जी, तो हाँ लॉबी देखी, फिर ऑडिट पे गए,
तो उसने कहा सर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। मैंने कहा जी सर ला दे। वो चाय लेके आया और साथ में मैंने कहा कि सर लंच के लिए कुछ मंगवाना है। मैं चाय के रेट देखे कप के, 300 रुपए का चाय का कप था 2004 में, 300 रुपए का चाय का कप। और बाहर हुई किसी के बाहर जो है वो पठान का खोका था, वहां से 20 रुपए की चाय मिलती। हमने चाय पी और फिर बार बार हम अपनी औकात देखते थे और होटल को देखते थे। तो फिर हुआ ये कि सर होटल के जो सीएफओ थे वो हमसे मिलने, और सीएफओ मिलने आते ही सर उन्होंने हमें जो है वो जबरदस्त किस्म का एक गिफ्ट पकड़ाया कि सर ये लें। हमने गिफ्ट खोला, एक महंगा तरीन पेन, ठीक है जी, और महंगा तरीन पेन को नहीं भी नहीं को 7-8 हजार रुपए का पेन होगा वो। हमने छप्पड़ गया वो पेन, लेकिन हमारा सीनियर वहां बैठा हुआ था, उसने देखा, उसने कहा नहीं ये पेन वापस दो। वो लेके पार्टनर के पास गया और पार्टनर को कहा कि एज पर कोड ऑफ एथिक्स ये एवेल्युएट करें कि ये महंगे गिफ्ट में तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा जी हम ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ज्यादा हम कैलेंडर ले सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है जी, जो छोटी मोटी चीजें सर मतलब स्टेशनरी वगैरह ये ले सकते हो आप, ये 7-8 हजार का पेन नहीं ले सकते, ये सही नहीं है, वापस करा दें इसको। हमारे दिल पे बड़ा बोझ हुआ, लेकिन हमने क्या कर दिया। अब एक बात बताओ, आप जब क्लाइंट पे जाते हो, जैसे ही आप पहुंचते हो वो आपको जबरदस्त किस्म का 20-25 हजार रुपए का गिफ्ट ला के दे देता है। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिस कुत्ता जिस हाथ से खाता है उसको काटता नहीं है। तो जब आपको महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं आप इंडिपेंडेंट रहोगे? सर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे सर। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट करना जिससे आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो सकती है, ये अलाउड नहीं है। तो सर मैक्सिमम जो क्लाइंट से अलाउड है ना वो कैलेंडर, स्टेशनरी, इस टाइप की चीजें अलाउड है। बहुत सब्जेक्टिव बातें हैं, लेकिन अभी जब कोड पढ़ोगे ना वो तुम्हें लेवल बताएगा कि गिफ्ट मिल रहा है एक फर्म के जूनियर टुच्चे तरीन बच्चे को, वो ऑडिट में कुछ उखाड़ नहीं सकता, ठीक है जी। गिफ्ट मिल रहा है पार्टनर को, ठीक है जी, तो फर्क है दोनों में, ठीक है जी। और गिफ्ट की अमाउंट, गिफ्ट का नेचर, ये सारी चीजें हमने जाके वहां देखी, ठीक है जी। अभी हमसे बेसिक बातें कर रहे थे कि हमें समझ आ जाएगा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। क्या यहाँ इंडिपेंडेंस है सर? नहीं सर। सर इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल भी हो सकती है ये, और अब एक चीज और सुनना है, एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, क्या पता किसी पॉइंट पे जिंदगी में दिमाग में रह जाए और कोर्ट के सवाल में तुम्हें याद आ जाए। कैश एज अ गिफ्ट 1 रुपया भी एक्सेप्ट करना अलाउड। कैश अगर 10 रुपए भी है ना, ये गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं। आपका गिफ्ट मिला, आपने लिफाफा खोला 5,000, मैंने कहा सर हम सोच रहे थे गिफ्ट लाए, पता नहीं है, हमने सोचा आपके लिए कौन सा गिफ्ट अच्छा रहेगा, आप शक्ल से तो आदमी नजर आते हैं, हरकतें आपकी औरतों वाली हैं, तो हमने सोचा आपको 5,000 रुपए दे देते हैं, आप अपनी मर्जी का कुछ ले लेना। नहीं सर, 5 रुपए भी देगा ये अलाउड नहीं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, और तो सुनना, 2-3 छोटे छोटे केसेस और फिर हम ऊपर आ रहे हैं। सर मैंने 2005 में ना यूबीएल का ऑडिट किया एज अ जूनियर। 2004 का एंड था, 2004 का ऑडिट किया, सॉरी 2004 का एंड में मैंने यूबीएल का ऑडिट किया एज अ जूनियर। 5 में यूबीएल का ऑडिट किया एज अ सेमी सीनियर। 6 में मैं पाकिस्तान से बाहर था। 7 में मैंने ऑडिट किया एज एन इंचार्ज यूबीएल के। 8 में मैंने ऑडिट किया एज एन इंचार्ज। ऐसा जब मैं 8 का ऑडिट करने गया ना, तो सीएफओ से बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई थी, वहाँ क्लाइंट के लोगों से बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई थी, सबसे भाई सब जानते थे, काम लेना आता था मुझे सबसे। हम क्लाइंट पे गए, खाने पे भी जा रहे हैं, दोस्ती यारियां हो गई, शादी भी थी, क्लाइंट वालों की भी शादियां हुई थी, तो बेगमात का मिलना आपस में शुरू हो गया। ये चीज क्या है सर, एक लॉन्ग एसोसिएशन जब आपकी क्लाइंट से बन जाती है ना, तो एक जबरदस्त किस्म का पर्सनल कॉन्टेक्ट बन जाता है। कोड इस चीज को अलाउ नहीं करता। तीसरी दफा से ज्यादा आप ऑडिट पे नहीं जा सकते, ठीक है जी। ये रूल बाद में बने, हमारे टाइम पे नहीं थे। मुझे पहली जॉब भी काम मिली, सोचो यूबीएल में। मेरी पहली जॉब कहाँ हुई? यूबीएल में। क्यों? इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए थे कि ऑडिट के दौरान ही सीएफओ ने मुझे कहा कि आर्टिकल्स कब खत्म हो रही है। मैंने कहा सर अगले महीने। उसने कहा बस फिर आ जाना यही। अब सोचो, मैं जिसका ऑडिट कर रहा हूं मेरा प्रपोज्ड एम्प्लॉयर है। कुत्ता जिस हाथ से रोटी खाता है उसको काटता नहीं है, ऐसा है। तो मुझे बताओ, जब लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बन जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है, तो फिर ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। तो सर क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? हैं सर, आप जा रहे हो हर साल डायरेक्टर के सामने बैठ रहे हो, आपको मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। चौथी दफा आओगे वो कहेगा कायदा इंडिपेंडेंट हो हैं, चौथी दफा भी तू ही आ गया, सारे तेरे दोस्ती यारी हो चुकी है यहाँ पे। तो सर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्लाइंट फंसता था ना, हम उसको निकालते थे।
हेल्प करते थे उसको, गलत हो गया कोई टेंशन नहीं, दादा तेरा भाई बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं वैसे कर ले। अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है? नहीं, हम उसको हेल्प कर रहे हैं एंट्रियां पास करवाने में, हम उसको हेल्प कर रहे हैं उसकी गलती हटाने में। लेकिन अगेन सर ये चीजें इंडिपेंडेंस को क्या करती है, इंपेयर करती है। फिर ये तो हमारे साथ हुआ सर, हमारे एक टीम का बंदा था, उसको हमने एपेट भेजा, एपेट एक क्लाइंट था, वो रेजिस्ट कर रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। क्यों? उसने कहा वहां के डायरेक्टर की बेटी मेरी फियांसे, मैं वहां पर काम पे ऑडिट पे नहीं जाऊंगा। सर मसला है इसके अंदर, सीधी बात है सर, मसला है इसके अंदर। क्यों? आप वहां पे गए, सुसर का कोई मसला निकला, तो आप बेगम को तो कुछ बोल नहीं सकते, बेगम के बाप को कद्दू को जो बोलोगे हैं। तो सर ये किस लेवल के ऊपर है? पर्सनल, ये सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये कंप्लीट नहीं है। आप अभी कोड पढ़ोगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है, सिर्फ आपके सामने मैंने 8-10 एग्जांपल्स रखी है। फिर जी और सुनना, हमारी फर्म का एक लड़का है, शाम में फारिग होता है, हमारे क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे जाए, रोज शाम में छुट्टी करता है, 4 बजे क्लाइंट पे जाता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होता है। बाद में वही हरामखोर ऑडिट करने भी आ जाता है, और ऑडिट करने के बाद आके कहता है कि ये जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, आ हा हा, यही तो बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, इसके तो ऑडिट ही नहीं होना चाहिए, ये तो इतने जबरदस्त तरीके से बने हुए हैं। आपको नहीं लगता एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ रहा है यहाँ पर? अपने काम को रिव्यू करने आप आ रहे हो, तो क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता है? नहीं सर, अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी ले ली ना, तो इसका मतलब है वो क्या बन चुका है, एम्प्लॉय बन चुका है। सर ये चीजें अलाउड नहीं है। अब बताओ सर, मैं ऊपर जा रहा हूं, बताओ ऑडिटर ने क्या चीज डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम बनाओगे, नंबर 2 मैं ये काम यानी स्कोप करूंगा, और मैं इस वक्त करूंगा ऑडिट में, और ना मेरी कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है तुम पे, ना मेरी कोई पर्सनल डिपेंडेंस है तुम पे, ना एम्प्लॉयबिलिटी है। ठीक है जी, ये चीजें ऑडिटर को क्लियर करनी है, मैनेजमेंट ने नहीं क्लियर करनी है। किसको क्लियर करनी है? ऑडिटर को क्लियर करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऑडिट शुरू हो गया, दबादब काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है सर। जैसी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस पता चलेगी, इंटरनल कंट्रोल है क्या? एआरटीडी में बड़ा जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल है, अली भाई जो हमारा गार्ड है, ये अनऑथराइज एक्सेस के लिए हमने रखा है कि एआरटीडी में कोई अनऑथराइज ना घुसे, कोई चोर ना आ जाए, कोई डकैत ना आ जाए। अली भाई एक दिन बाहर बैठे थे, और जुम्मे का टाइम था, बाहर सलवार कमीज में सुकून से कुर्सी पे बैठे। मैंने कहा आपकी गन कहाँ है? अली भाई ने कहा गन अंदर पड़ी है। मैंने कहा वेरी गुड, जो चोर आएगा वो आपको कहेगा पहले गन उठा के लेके आए, ऐसे मुकाबला नहीं करूंगा। ठीक है जी। और फिर आप इस गेट पे बैठे हैं, जो बराबर वाला गेट है, वहां से बंदा आराम से आ सकता है। उसने कहा सर वहां से शायद मुश्किल से है, जिस गेट पे मैं बैठा हूं इससे आराम से आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, कंट्रोल लगा हुआ है, लेकिन ये कंट्रोल क्या है? सिग्निफिकेंटली वीक कंट्रोल है ही नहीं है कंट्रोल ऐसा। तो सर जब ऑडिट करने हम आते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों लगाती है? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही फिगर जा सके। तो अगर एक कंट्रोल वीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर गलत जा सकती है। जब ऑडिटर ने देखा कि कंट्रोल वीक है, सेल्स हो रही है, इनवॉइसेस जिस तरीके से बन रही है बेकार है। एआरटीटी में फीस कलेक्ट होती थी एक जमाने में, पर्ची पे लिख के दिया जाता था कि ये फीस है। ठीक है जी, उस पर्ची पे कोई प्री नंबरिंग नहीं थी, दरम्यान से अगर कोई फी लेके पर्ची फाड़ दे तो बेकार बात है, पकड़ा मतलब पकड़ा तो नहीं जाएगा ना। कागज पे लिख के हम दे देते जी आपसे इतने पैसे वसूल हुए, साइन कर देते थे हम। तो मुझे एक बात बताए, कंट्रोल वीकनेस है नहीं? कंट्रोल वीकनेस से होगा क्या? सर एक ट्रांजैक्शन हुई होगी लेकिन वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होगी, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर वीकनेस देखी ऑडिटर ने, जैसे ही देखी, इंतजार नहीं करेगा वो कि ऑडिट के एंड में बताऊंगा, वो क्या करेगा? इसी वक्त जाके डायरेक्टर को कहेगा कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में ये वीकनेस है, मैंने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है जी। फिर एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन द रिपोर्ट, क्या मतलब? मैं ऑडिट करने गया, मुझे लीज की ट्रीटमेंट खराब नजर आई, लीज की ट्रीटमेंट सही नजर नहीं आई। मैं डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा भाई आपकी लीज की अकाउंटिंग सही नहीं है, और लीज की अकाउंटिंग सही नहीं होने की वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है कि मुझे आपकी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ये बात मैं उसको एंड पे नहीं बताता, जैसे ही मुझे पता चलता है उसी वक्त जाके बता दूं। देखो हमारा प्रोफेशन ना डॉक्टर्स और लॉयर से बहुत डिफरेंट है। जब डॉक्टर के पास कोई बंदा जाता है ना कि डॉक्टर साहब मैं सही तो हो जाऊंगा ना, वो आखिरी स्टेज पे भी हो तो डॉक्टर उसको क्या कहता है?
नहीं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेट हो जाओगे। अभी 2 दवाइयां दूंगा, 2 इंजेक्शन ठोकूंगा, बिल्कुल सही हो जाओगे। लॉयर के पास जाओ, हारे हुए केस पे आपको क्या कहेगा, नहीं टेंशन नहीं लो, जीतेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस में पास कर। ऑडिटर को हम कहते हैं कोई आसरा नहीं दो, जहां आपको लगे कि रिपोर्ट खराब होनी है, क्या करो, उसी वक्त जाओ डायरेक्टर को बोलो भाई तुम्हारे अकाउंट में ट्रीटमेंट खराब है, मैं रिपोर्ट क्वालिफाई करूंगा। आश्रय में मत रहना भाई, पहले बता दो, ट्रीटमेंट सही करनी कर दो। यार देखो ये बहुत बुरी बात होगी कि तुम ऑडिट के एंड पे जाओ, ठीक है जी, आखिरी दिन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने, ऑडिटर का आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी रिपोर्ट क्वालिफाइड है, रिपोर्ट में मैंने लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने, तो डायरेक्टर ने कहा ये क्या बगैरती है, पहले बता रहे थे तो हम सही कर लेते ना। उसने कहा सर देखें मसला ये कि मैं चाहता था कि एंड में आपको बताऊं, मुझे लगा शुरू में काम हो जाएगा, नहीं, आपने मॉडिफिकेशन कब बतानी। अच्छा बताओ, व्हाट इफ कि आप ऑडिट स्टार्ट करो, आपको स्टार्ट में ही पता है कि क्लाइंट का लीज ट्रीटमेंट सही नहीं है और रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, क्या करना चाहिए, उसी वक्त उसको बता देना चाहिए कि भाई मैं ऑडिट तो करने आ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी रिपोर्ट क्या होगी, मॉडिफाई होगी। याद रखना, स्टार्ट पे भी आप उसको बताओगे। नहीं देखो एक चीज याद रखो, मुझसे पहले भी एक बंदा ऑडिट करने आया होगा ना, उस बंदे ने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई किया, क्वालिफाई किया, ठीक है जी। मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ, मैंने इशू देखा, मैंने कहा यार ये तो ऐसा इशू है कि पुराने ऑडिटर ने बिल्कुल सही रिपोर्ट क्वालिफाई की, मेरे सामने इस साल ये इशू आया, मैं भी रिपोर्ट क्वालिफाई करूंगा। नहीं, क्वालिफाई का मतलब है खराब है, बंदा क्वालिफाइड अच्छा होता है, रिपोर्ट क्वालिफाइड होने का मतलब मैं लिखूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है जी। ये मैं शायद नहीं बताया, क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना उसको कहते हैं, ठीक है जी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, बिल्कुल मामला सही है। क्लीन रिपोर्ट, मैं क्लीन रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं जहां आपको पता चले कि रिपोर्ट में मसला आ सकता है, आप क्या करें, उसी वक्त कम्युनिकेट करें, ऐसा। अब बताओ हमने डायरेक्टर्स को क्या 4 चीजें बताई। सर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंस मैनेजमेंट की है। नंबर 2 स्कोप एंड टाइमिंग, देखो मैंने चीजें हाईलाइट की जो रट्टा मारने वाली चीजें, स्कोप और टाइमिंग आपने बता देनी। और नंबर 3 इंडिपेंडेंस बताना फाइनेंशियल, सर मेरे पास जो है वो पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट में। फिर 2 चीजें आपने ओवर द पीरियड कम्युनिकेट करनी है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल और एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट। डन, पक्का जी, ऐसा है। बताओ ऑर्डर की जिम्मेदारियां कितनी है। ऑर्डर की 2 जिम्मेदारियां, पहली जिम्मेदारी क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट्स। नहीं सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस फॉर्म में रिपोर्ट देना, ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में। सर फिर कम्युनिकेट करना, ये कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी आइजा ने लगाई है, लॉ ने लगाई है, दोनों ने लगाई है। सर कम्युनिकेट पहले किसको करना है, क्या करना है। सर 2 चार्ज और गवर्नेंस को 4 बातें, 3 शुरू में, 1 ओवर द पीरियड, ऐसा। तो सर आप सोचे सर, आप एक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हुए, आप जबरदस्त किस्म के जो है वो ऑडिट कर रहे हैं, कमरे में बैठे हुए, सुकून से एसी चल रहा है, 2 बंदे आते हैं, आपको उठाते हैं और जीपीएल, ठीक है जी, जीपीएल का मतलब है आपको लात मार के बाहर फेंक देते हैं। आप कहते हो भाई मैं ऑडिटर हूं, उसने तभी उठा के बाहर फेंक देते, ऐसा। आप कहते हो मुझे रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, ये पकड़ो रेजोल्यूशन और जाना से। अब एक बात बताओ, मुझे रिमूव किया गया है या मैं विड्रॉ हुआ। विड्रॉ कैसे होता, मैं उठता, मैं जाके सीएफओ को लानत देता, मैं जा रहा हूं, ठीक है जी, ये क्या है, विड्रॉ होना। ये क्या है सर, रिमूव होना। सर आपसे स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर, और लॉ भी ये कहता है कि अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाए ड्यूरिंग दी ऑडिट, ड्यूरिंग दी ऑडिट रिमूव किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा विड्रॉ करे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सर मर जाए वो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजाइन कर दे वो, ठीक है जी, और मैं ये नहीं कह रहा कि टेन्योर कंप्लीट, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद हट रहा है, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, रिमूव कब, ड्यूरिंग दी ऑडिट। सर जब ड्यूरिंग दी ऑडिट उसको रिमूव किया जाता है ना, तो सर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो ऑडिटर इमीडिएटली जैसे ही निकलेगा ना, आई कैप को कम्युनिकेट करेगा कि आई कैप मुझे इस कंपनी ने जो है वो लात मार के बाहर फेंका है, मुझे रिमूव किया है, आपने कहा था जब ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे तो मुझे बता देना है? भाई वो उसने अपने शेयर होल्डर्स को रीजन बता दिया ना,
स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% वोटिंग पावर ने मना कर दिया इससे ऑडिट नहीं करवाना। अच्छा क्या हो सकता है, कोई रिपोर्ट में गलती निकली होगी, मतलब रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज निकली होगी जिससे शेयर होल्डर्स हिट हो रहे होंगे, उनको लगा होगा कि यार इससे तो ऑडिट कराओ ही नहीं, या लगा होगा कि ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है, कई रीजन हो सकते हैं ना। तो हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब समझ लो, अपना ओपिनियन नहीं देना हमने ICAP को, आई कैप मुझे बहुत तकलीफ है और इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं, आपने क्या करना है, मुझे रिमूव किया गया है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू और मुझे मैनेजमेंट ने ये रीजन बताया, बस खत्म, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अच्छा ICAP ये क्यों ले रहा है आपसे? सर उसके बाद एक नया ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, जब वो ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वो पहले चेक करेगा कि पुराने ऑडिटर को ड्यूरिंग द टेन्योर क्यों रिमूव किया गया। अगर वो विड्रॉ हुआ तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर उसको रिमूव किया गया तो वो पहले ICAP से इजाजत लेगा वहां ऑडिट कर, ठीक है जी। और ICAP के पास क्या मौजूद है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मौजूद है जिसमें उसने देख के ये कहना है कि भाई वो सामने वाली दूसरे ऑडिट फर्म को इजाजत देगा या नहीं देगा। ICAP चाहे तो इजाजत दे, चाहे तो इजाजत। अच्छा अब सवाल आता है कि इजाजत मिल गई तो ठीक है, दूसरा ऑडिट करना शुरू कर देगा, और अगर नहीं मिलती तो फिर वो टेन्योर गुजर जाएगा, फिर SCCP ऑडिटर अपॉइंट करेगा, ठीक है जी। हमने आगे लॉ में देखना है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम जिम्मेदारियां देख रहे हैं किसकी, पता ऑडिटर ने जाके कंपनी के CFO को लानत दी और छोड़ के चला गया, क्या ये बात ICAP को बताने की जरूरत है? सर जैसे ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट किया, रिपोर्ट साइन की, कंप्लीट हुआ, AGM में प्रेजेंट हुआ, उसके बाद उसको कहा गया आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं, हम आपको रिमूव कर रहे हैं, क्या उसको ICAP को बताने की जरूरत है? नहीं सर। ऑडिट शुरू हो रहा है, पहले दिन अभी इंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ है, ऑडिटर ने कुछ हालात देखे कि इस कंपनी का मैं ऑडिट नहीं कर सकता, उसने इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं की, क्या ICAP को बताने की जरूरत है? नहीं। ये ICAP को बताने की जरूरत कब है? ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको मना कर दिया जाए कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, चाहे आप स्पेशल रेजोल्यूशन आपके मुंह पे मारी जाए तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आप क्या करेंगे, ICAP को रिप्रेजेंटेशन देंगे, पक्का? अच्छा जी, फिर जी हाँ, नहीं विड्रॉ नहीं करना, देखो ये एक अलग चीज है, देखो ये एक अलग चीज है, ये जाके फिर वो कोर्ट में प्रूव करे, वो AGM में जाके प्रूव करे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो लाइन है ना वो सिर्फ रिमूवल के लिए, ठीक है जी, ये सिर्फ रिमूवल के लिए। हाँ जी, अब जरा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर हम क्लाइंट पे गए, हम सुबह 9 बजे आते थे, 5 बजे छुट्टी कर लेते थे, 9 बजे गए 5 बजे छुट्टी, 9 बजे 5 बजे छुट्टी, रोज 9 बजे जाने 5 बजे छुट्टी। एक दिन हो गई लेट सिटिंग, रात के कोई 1-1:30 बज गए। हम जब अपने क्लाइंट से निकल रहे थे तो देखा हमारे जो CFO के कमरा है ना उसमें से डिस्को लाइट्स नजर आ रही। हमने दरवाजा खोला तो अंदर जो है वो हमारे CFO जो है वो डांस कर रहे थे एक बंदी के साथ, ठीक है जी। हम अज्यूम करते हैं उनकी वाइफ होंगी, हमें लगा नहीं कि उनकी वाइफ। बराबर में हमने देखा दारू वारू चल रही है, चर्च चल रही है। हमने कहा अच्छा ये काम होते हैं यहाँ पे। हमने सुबह जो है वो पुलिस को फोन कर दिया कि भाई यहाँ रात को नाजेबा हरकतें होती हैं, यहाँ पर आए। और लॉ ने मुझे कहा था कि आप कोई भी ऐसी चीज देखे ना तो आप कम्युनिकेट कर दें लॉ, मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये कम्युनिकेट करें। सुनना जरा गौर से, पुलिस वाले आए, उन्होंने CFO को 2 लितर मारे। CFO ने जाके हमारे पार्टनर को फोन कर दिया, ये कौन सा बेवकूफ का बच्चा आपने भेज दिया है कि जिसने रात की इन चीजों को उठा के क्या किया, कम्युनिकेट कर दिया। तो हमें हमारे पार्टनर ने बुलवाया, हाँ भाई क्या किया तुमने? आपने कहा भाई मैंने ऑडिटिंग की क्लास में पढ़ा था कि कोई गैर कानूनी हरकत हो क्या करो। तो मेरे पार्टनर ने 2 लितर लगाए मुझे, उसने कहा बगैर गैर कानूनी का मतलब ये कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का हरकत हो रही है, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, वो भी आपने रिपोर्ट नहीं करना है। लॉ आपको बताएगा ऑडिटर के तुमने अगर ये चीज देखी तो रिपोर्ट करना है तुमने। क्या तुम्हें लॉ ने कहा था कि तुम ये CFO को इस तरह जो है वो टाई सर पे बांध के जो है वो नाचते हुए देखो तो रिपोर्ट कर दो? आपने कहा नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उसने लॉ में लिखा है कि तुम जो है क्लाइंट पे किसी को शराब पीते हुए देखो तो रिपोर्ट कर दो, तो तुमने क्यों किया रिपोर्ट? याद रखना ऑडिटर को रिपोर्ट कब करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जब लॉ उसको इन्फोर्स करे, कहे कि ऑडिटर तुमने अगर ये चीज देखी तो रिपोर्ट करना। क्या लॉ कुछ कहता है ऑडिटर को कभी किसी केस के अंदर? हाँ, लॉ कहता है भैया अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको नजर आए आप इमीडिएटली फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को जो है वो रिपोर्ट करें।
आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्ट होते हुए नजर आए, आप फॉरेन FMU फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट जो है वो स्टेट बैंक का, उसको क्या करें, रिपोर्ट करें। सिवाय इन 2-3 चीजों के और कुछ भी आपने रिपोर्ट नहीं करना है। चाहे शाम में जाए वो सीओ को चर्च पी रहा है, पुलिस ने छापा मार दिया, ऐसा बीच में हुआ ये एक दफा सारे कॉलेजेस ने ये उसमें बंद थे कोविड में, हमने खोल दिया कॉलेज। हमने कहा ऐसी की तैसी यार, हमारे पास टैक्स कमिश्नर बैठा हुआ है, हमें क्या टैक्स, खोल दिया हमने कॉलेज। 5:10 पे मेरे पास एक बच्चे की कॉल आती है विदेश की, सर कॉलेज बंद करें, PSA पे छापा लग गया। PSA में अच्छा, जब छापा वापा लगा उन्होंने बंद करा दिया। 10 मिनट बाद दोबारा फोन आया, KNS पे भी छापा लग गया, सर भंग कर दे। अब मुझे लगा यार इससे बेहतर है फटा करें, इससे बेहतर है बंद कर, कोई लड़ने करने वाली बात नहीं। हमने देखा भाई हमारे ऊपर क्लास में बच्चे थे, हमने उनको जो निकाला, ये पूरे बेसमेंट में क्या है, जो लाइब्रेरी थी उसमें बच्चे बैठे, यहाँ है पुलिस वाले, और सीधा गया हमारे गार्ड के पास कि बच्चे कहाँ हैं, कहता आओ ले जाऊं तो, ठीक है ना। अली भाई ले गया उनको कहाँ पर, सीधा बेसमेंट में, हाँ यहाँ पे ले आया। वो बेसमेंट में कोने में लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारी, बच्चे बैठे, उन्होंने कहा निकलो भाई। मैंने कहा यार प्रिंसिपल कहाँ है, हेड किधर है यहाँ का। अब उनके साथ घूम रही थी कमिश्नर, तो वो सीधा हमारे जो अली भाई है उसको ऊपर भी गया, ये प्रिंसिपल है भाई। अब उन्होंने मुझे देखा कि आप प्रिंसिपल हो, मैंने कहा नहीं मैं तो इधर काम करता हूँ। प्रिंसिपल साहब तो छुट्टी में, वो टैक्स कमिश्नर है। उन्होंने कहा जो भी है बेटा ये इंस्टीट्यूट बंद करो, ठीक है, ये तरीका सही नहीं, बंद करो भाई, बंद करो बंद करो। अब ऐसे ही वो बराबर वाले कमरे में घुसा, वहां से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है जी, उधर चल रहा है शीशा। उन्होंने कहा अच्छा पकड़ो इनको भाई। 3 लोगों को गाड़ी में बिठा दिया, चौथा बंदा हमने खुद गाड़ी में बिठवा दिया। हमने काशिफ को कहा जाओ यार ये 3 बच्चे जो उठा के लेके गए इनको बेहतर लगेंगे, ये परेशान हो जाएंगे। तो काशिफ ने वॉलंटरीली अपने आप को पेश कर दिया, चले गए। भाई रात को यार भाई न्यूज पे आ रहा है कि इंस्टीट्यूट से जो है वो कोविड की जो है वो धज्जियां बिखेर दी और ये और वो, और एक इंस्टीट्यूट में शीशा बरामद। पार्टनर मुझे मैसेज कर रहा है, उसको बेचारे को कोविड हुआ था, मैं टेंशन में बैठा हूँ कि पता नहीं यार ये न्यूज कहाँ फैलेगी। अल्लाह का शुक्र है कहीं नहीं फैली, बचत हो गई, बच गया, ठीक है ना, नहीं तो हमारी वो इज्जत होनी थी आपकी, ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, कल एक स्टूडेंट उठ के जाके ये बराबर वाले थाने में रिपोर्ट कर देता है कि जी ARTT में क्या हो रहा है, शीशा पिया जा रहा है, ऑडिटर आ जाए। वो कहा यार पहले तो ऑडिटर में बात तो करूंगा, गैर अखलाकी हरकतें तो मैं नहीं सर। ऑडिटर को कम्युनिकेट कब करना है लॉ को, सर जब लॉ उसको कहे कि तुमने कम्युनिकेट करना, खुद से कोई चीज नहीं। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं जो टोटल जिम्मेदारी है ऑडिटर की, अब जहन में बैठ गई होंगी जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ये भी देनी है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। नंबर 2 सर कम्युनिकेट करना है सर, नंबर 1 दो स्टार्ट विद गवर्नेंस को 3 चीजें एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। नंबर 1 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, और नंबर 3 हमारे पास इंडिपेंडेंस हमने कम्युनिकेट कर दी सर ड्यूरिंग द ऑडिट, वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल और एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन। और सर ICAP को हमने क्या कम्युनिकेट करना है, जब हमें रिमूव किया जाए ड्यूरिंग द ऑडिट तो हमने एक फैक्ट का स्टेटमेंट देना है ICAP को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और सर हमने रेगुलेटर्स को बताना है, कम्युनिकेट करना है सारे रेलेवेंट फैक्ट्स अगर हमें लॉ कहे तो। ऐसा पक्का जी, याद रहेगा ये, बढ़े हम एक स्टेप आगे। हाँ जी जल्दी से बताओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ठीक है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, बंदों पे एक्सेस, डॉक्यूमेंट्स, ऐसा। ऑडिटर की जिम्मेदारियां तो आपने देख ली। तीसरी पार्टी कौन है ऑडिट में, एक तो मैनेजमेंट हो गई, एक ऑडिटर हो गया, एक शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर मालिक है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, शेयर होल्डर मालिक है, उसके हकूक है, तो जिम्मेदारियां नहीं है सर। फिर लोग कहते हैं नहीं जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या हो सकती है उसकी, उसने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, ठीक है जी। इसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, वो मालिक है भाई, उसके हकूक है, मालिक के हकूक होते हैं, जिम्मेदारी किसकी होती है, मुलाजमों की, ऐसा। अब जरा बात सुने जरा दोस्त प्यारे भाई,
मैंने आपसे कहा ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है। सर ये जो एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन है ये हमें गलती देखिए ऑडिट रिपोर्ट में डालने से पहले मैनेजमेंट को बता देनी है। बिल्कुल, मैनेजमेंट को आपने उसी वक्त बता देना है जहां आपको बदबू नजर आ जाए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला हो सकता है, हमारी रिपोर्ट क्वालिफाई हो सकती है, आप उसी वक्त कम्युनिकेट करें। जी देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 बैचेस पहले का और पिछले 2 बैचेस का हाल बता देता हूँ। 2 बैचेस पहले मैं लोगों को ये बोलता था कि ये लिखो, उससे फायदा ये होता था कि एंड पे आके उनका एक जबरदस्त किस्म का ऑडिट का रजिस्टर बना होता था जिसमें उन्होंने खुद कुछ भी मजीद काम नहीं करना होता था, उसी से सारी चीजें याद हो जाती। फिर कुछ होशियार आए, उन्होंने कहा जब ये पीडीएफ में है तो हम लिखेंगे, ठीक है जी। उस चक्कर में लिखना क्या किया, छोड़ दिया। फिर होता यह है कि सर जब आप बाद में कोई 2 महीने बाद ये पीडीएफ उठाएंगे ना तो आपको ये याद नहीं आ रहा होगा कि कनेक्ट सर ने पढ़ाया गया था इसके। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जैसी भी किताब प्रिंट हो गया ना वो सामने रख दिया करो, और जो मैं आसपास की एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ ना वो इसके साथ क्या करो, नोट कर लिया करो। जो ये छपा हुआ है वो किताब में छपा होगा, इसके साथ मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, आपने लिख दी साइड में। क्योंकि देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस स्टैंड TCWG दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है जी, ये याद रखना सर, जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आया था कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया था। हसनैन वगैरह जैसे बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले सर, बहुत मेरिट होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे सर, सबका मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ सर, एंड में आके यही चीज काम आती है जो आपने अपने हाथ से लिखी है, ठीक है। या तो कोशिश करो भी किताब आ जाए तो उसी के ऊपर चीजें लिख लिया करो और उसी को याद कर लो। मैंने आपको कहा था ना यार, किताब में, नोट्स में और सारी चीजों में कोहेरेंस होगी, जो चीज आप पढ़ो उसी को आप याद करो। मैं आपको पढ़ा दूं, किताब आपने खोली, उसके वो वहां पे पैराग्राफ्स में चीजें लिखी हुई हैं, आपको फिर याद नहीं होगी चीज, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको किताब अलग से पढ़ना पड़ेगी। तो किताब ही लेके आ जाओ, सामने रखो और उसी में क्या करो, लिख लिया करो ऐसा। अच्छा देखिए मार्केट में ना और बहुत सारे टीचर्स की बुक्स हैं, अच्छी किताबें भी है। मैंने क्या किया पता, मैंने किया ये था, जब ये शुरू किया ना ऑडिट पढ़ाना, मैंने सारे टीचर्स की किताबें सामने रखी, सबकी सारी अच्छी अच्छी चीजें उठा के डाल दी, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मेरी किताब में एक चीज हो किसी और की किताब में ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी और की किताब में एक चीज हो और वो मेरी किताब में ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा किताब आपको मोटी मिलेगी लेकिन उसमें मुकम्मल चीजें होंगी, आई कैप वाई कैप सब, ठीक है जी। बुक सॉफ्ट में मिलेगी सर, बुक के 2 हिस्से होंगे, किताब एक ही होगी लेकिन 2 हिस्से होंगे, एक मेरा हिस्सा होगा, एक आकाश का होगा। मैं अपना हिस्सा आपको सॉफ्ट कॉपी पे Day 1 पे ही दे दूंगा, ठीक है जी। आगे आने वाले दिनों में आपको सॉफ्ट कॉपी की चीजें दे दूंगा, आप रखें अपने पास, लेकिन मेरी फिर भी आपको सजेशन ये रहेगी कि आप उसको हार्ड कॉपी में रख के उस पर लिखें, ठीक है। और अगर थोड़ा खर्चा और ज्यादा कर सकते हो तो इस किताब का प्रिंट निकाल लो, एक साइड पे लिखा हुआ हो, एक साइड ब्लैंक हो, ठीक है जी, ताकि अगर आपने ऊपर अपने नोट्स बनाने तो आपके पास एक जगह मौजूद हो, ठीक है जी। मैं ऐसे ही करता था, कोई भी किताब होती थी उसका प्रिंट, यार मेरे टाइम पे एक बंदा था जो मुझसे सीनियर था, 6-6 महीने आगे चल रहा था, मैं उसका रजिस्टर कॉपी करा लेता था, एक साइड पे लिखा होता था, एक साइड ब्लैंक होता था, तो मैं उस जो ब्लैंक साइड है ना उस पर लिख लिया करता। तो मैंने एंड पे आके कोई किताब नहीं उठानी थी, जो अपनी लिखी हुई चीज थी उसी से मैं याद कर लेता, ठीक है जी। बढ़े हम आगे दोस्त, एक बात बताएं, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता है, सॉरी एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता जी। अच्छा नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए, आपने कहा भाई मैं जो है ना 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई करूँ, मैं 70 लोगों की टीम लाया हूं, मैंने भी माँ की कसम खाई है मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूंगा। क्या 70 लोगों की टीम आप लेके बैठे, आपने एक एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर ली, पैसे आए, बैंक में गए, बैंक से कहा गए, एक एक ट्रांजेक्शन आपने वेरीफाई कर ली, क्या आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते? नहीं दे सकते, क्यों भाई? सुनो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी, और एक प्लांट है उसकी कॉस्ट ऐसे 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख। इसको इंस्टॉल कर दिया जमीन में, एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई से 10,000 रुपए, कितने की? जैसे इंस्टॉल किया पता चला जी कि इसकी लाइफ के एंड पे इसको उखाड़ना भी पड़ेगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी 32,210 रुपए, कितनी?
ये कब पे करनी है? लाइफ के एंड पे। लाइफ अज्यूम करो 5 साल है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। 1 + 10% रेज़ टू पावर 5 क्या आ रहा है? क्या करो बीजा आ रही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी? एक भी बच्चे ने इसको कैलकुलेट नहीं किया, कल ये गलत निकले मुझे नहीं, ठीक? 20,000 पक्का? अच्छा बताओ एसेट कितने पे रिकॉर्ड किया? 1 लाख। क्या एंट्री पास की? एंट्री क्या पास की? पीपी डेबिट कितने से? 1,30,000। कैश क्रेडिट कितने से? 1,10,000। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की? 20,000। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ, साल का एंड आएगा मैं क्या बुक करूंगा? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 26,000 पक्का? इसके साथ साथ मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक करूंगा। कितना जी? 20,000 रुपए का प्रोविजन है, इस पे 10% के हिसाब से 2,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा। ऐसा है? अब जरा 2 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे पीएनएल में ये एक्सपेंस भी जा रहा है, ये एक्सपेंस भी जा रहा है, ऐसा? इसके पीछे कितनी एस्टिमेट्स हैं जरा चेक करो। पहला एस्टिमेट आपने 32,210 रुपए, आपने कहा 5 साल बाद इतना खर्चा होगा, अंदाजा ही है ना आपका, पक्का तो नहीं है ना? नहीं सर, मेरा एसेट 5 साल चलेगा, अंदाजा ही है ना, पक्का तो नहीं है ना? आगे के 5 सालों में इंटरेस्ट रेट 10% रहेगा, अंदाजा ही है ना, पक्का तो नहीं है ना? सर ये आपने वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद आपने सर क्या किया? साल के एंड पे डेप्रिसिएशन बुक किया, इंटरेस्ट बुक किया। मुझे बताओ, 2 फिगर जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, ये 3-4 एस्टिमेट्स के बाद जा रही है, क्या इसमें से ये सारे एस्टिमेट्स 100% सही साबित होंगे? नहीं सर, गलती हो सकती है ना। तो सर जब आपकी सारी अच्छे खासे एक्सपेंसेस एस्टिमेट की बेसिस पे जा रहे हैं, तो सर फिर आप क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हो? नहीं। आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, उसमें 10% का आपने प्रोविजन डाला हुआ है, तो जो बैड डेट्स है वो 10% ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा? कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो सर आपने जो प्रोविजन बनाया हुआ बैड डेट्स का, क्या इसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है? नहीं सर। सर मैंने मिसाल के तौर पे अपनी बुक्स के अंदर प्रोविजन बनाया हुआ है कि आने वाले सालों में मैं कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा। स्टडी 7 कहता है कि आप एक्सपेक्टेड रिस्ट्रक्चरिंग की क्या कर सकते हो? प्रोविजनिंग कर सकते हो। क्या 100% सर्टन है कि मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा? नहीं सर। क्या 100% सर्टन है कि खर्चा ही उतना आएगा जितना मैंने प्रोविजन बनाया? नहीं सर। मैंने एम्प्लॉइज से वादा किया कि मैं तुम्हें इंशाल्लाह ताला अगर वक्त ने इजाजत दी, पैसे रहे तो मैं तुम्हें एक सैलरी बोनस में दूंगा। क्या जरूरी है मैं बोनस दूं? नहीं सर, ये तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो मुझे एक बात बताएं, इतने सारे एस्टिमेट्स और जजमेंट्स अगर होंगे तो किसी का बाप भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। ऐसा? अगर मैं आज सर इस एसेट की डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूँ एसी की, कि ये 5 साल चलेगा, है ये 5 साल चलेगा, क्या मैं 100% सर्टन हूँ कि 5 साल चलेगा? नहीं सर। इसका मतलब है सर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो चूंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रही है और मैचिंग प्रिंसिपल चल रहा है, तो उस चक्कर में आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी इनकम अंदाजे से बुक करना होता है। और जब आप अंदाजे लगाना शुरू करते हो तो फिर आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। ये बात भेजे में बैठती है सर? अच्छा जी, तो बताएं हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स में, इसमें अच्छा लोग लिखते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट, कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स में एस्टिमेट्स और जजमेंट्स इन्वॉल्व है। ऐसा? मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुना। पहला केस तो हमने आपके सामने रख दिया, एक छोटा सा मैं सवाल बता रहा हूँ सर, ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताना, पीएसओ एक वो है सर, कंपनी है करंटली, पीएसओ पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है सर, सेकंड लार्जेस्ट। पहले नंबर पे हमारे पास ओडीपीसी, ठीक, ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसके कितने फिलिंग स्टेशन हैं सर? 3,700 ऑलमोस्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, 3,700 पेट्रोल पंप्स है, ठीक है जी। ऐसा? 3,700 पेट्रोल पंप्स, इस पे रोज की कितनी गाड़ियां आती हैं पेट्रोल भरवाने? हजारों। तो इसका मतलब है सर इसके डेली बेसिस पे लाखों कस्टमर होते हैं, सालाना बेसिस पे मिलियंस ऑफ कस्टमर, ऐसा मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन। आप इसके ऑडिट पे गए हो, क्या आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं सर।
तो जब सारी ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं कर सकते तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकते? जब तुमने सब कुछ देखा नहीं तो तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकते हो मेरे भाई? ऐसा तो इस केस में हम रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा, इसी तरह मुझे एक बात बताओ, के इलेक्ट्रिक के कितने कस्टमर हैं? कराची में 3 करोड़ के करीब आबादी है। के इलेक्ट्रिक के कितने कस्टमर हैं? कितने कनेक्शन होंगे? 3 करोड़ आबादी में कितने कनेक्शन होंगे? 3 करोड़ ही होंगे ना। अल्लाह के बंदों के अकेले इलेक्ट्रिक में हर एक बंदे में तार घुसेड़ी हुई है क्या है? तो भाई घर घर में तार डाली हुई है ना, बंदों बंदों में थोड़ी तार घुसेड़ी हुई है उससे। तो सर मुझे एक बात बताएं, के इलेक्ट्रिक के सर ये कोई साल भर पहले की रिपोर्ट है, 2.5 मिलियन कस्टमर, ठीक है ना, 2.5 मिलियन हर महीने बिल भेजते हैं लोगों को, हैं? तो के इलेक्ट्रिक के टोटल बिल्स कितने होंगे? 2.5 मिलियन इंटू 12, 30 मिलियन। आप जा रहे हो सर के इलेक्ट्रिक का ऑडिट करने, ठीक है जी, आपके पास जो है वो टोटल 5 लोग हैं, 4 मर्द हैं और 1 लड़की नुमा मर्द है, ठीक है जी। ये ऑडिट करने जा रहे हैं हाथ रख के, और क्या कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे के इलेक्ट्रिक पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस देंगे। तो सर इनका मुंह है ये इतने सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है, इससे तो नहीं होगा काम है। तो सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि आप काम किस बेस पे कर दो? सैंपल बेसिस के ऊपर, ऐसा। तो पिज्जा हट की कितनी आउटलेट्स हैं सर? 18,703 ऑल ओवर द वर्ल्ड, 18,000 आउटलेट्स। तो पिज्जा हट इंटरनेशनल का ऑडिट कर रहा होगा तो सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता होगा? नहीं सर। यूबीएल की, हबीब बैंक की 1700 ब्रांचेज है सर। यूनिलीवर्स के 400 प्रोडक्ट्स है। ऐसी कंपनियों में जो लोग ऑडिट करने जाते हैं, क्या वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं? नहीं। अब पता एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दी जा सकती? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ऐसा। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बोनस, ऐसा। नंबर 2, सर ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन सैंपलिंग बेसिस, ठीक है जी। सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं हो सकती, हमें क्या करना पड़ता है? एक बात बताओ, कैसे सैंपल आ गया पूरा, आपने सैंपलिंग का स्टैंडर्ड पढ़ना। केपीएमजी को पता है सैंपलिंग कैसे होती है? हम उठाते थे 30 ट्रांजेक्शन, कितनी? और 30 ट्रांजेक्शन में से अगर एक भी मसला नहीं निकला ना, तो हम कंक्लूड कर देते थे कि सिस्टम बिल्कुल सही है। फिर हम बहुत कम काम करते थे और ये मान लेते थे कि क्लाइंट बिल्कुल सही कर। अगर 30 ट्रांजेक्शन में से एक भी गलती निकलती तो हम 10 और उठाते थे, और उन 10 में से एक और गलती निकली तो हम 10 और उठाते थे, और अगर उसमें से गलती निकली तो हम कंक्लूड कर देते थे कि क्लाइंट का सिस्टम खराब है, बेकार है। फिर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, अदरवाइज हम रिपोर्ट क्वालिफाई करते थे। मामला सही, तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना संगीन मसला, ठीक है जी। तो हम सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं, सैंपल बेसिस के अलावा हिसाब किताब नहीं है। अच्छा आप सुनो जरा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी का साल खत्म होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल है, ये डायग्राम समझनी है। ये आगे सब्सिक्वेंट इवेंट में भी आएगी सामने, ये आगे बहुत सारे स्टैंडर्ड में सामने है। मैं बार बार रिकॉल कराता रहूंगा, यही चीजें बार बार बताता रहूंगा। सुन लो 2 मिनट, गलत होगी तो हम सही कर देंगे। तो इसको और पीछे ले जाओ, इसको और पीछे ले जाओ, इसको 29 कर दो, इसको 8 कर दें आप, सही। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, सर आपको ना हर हाल में 4 महीने, साल खत्म होने के बाद ना 4 महीनों में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एससीबी के बाद जमा करा। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। कैसे? अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड ड्यूली ऑडिटेड, ऐसा। ये आपने क्या करने, किसके बाद जमा कराने? इसके बाद जमा एससीबी के बाद जमा कराने, 4 महीने के अंदर, ठीक है। अज्यूम करो आप ये काम आखिरी दिन करते, ठीक है जी। ये काम हम कब करते हैं? जब हम सबमिट करा रहे हो, तो सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल के, शेयर होल्डर्स अप्रूवल कब देते हैं? एजीएम में। अज्यूम करो एजीएम उससे 1 दिन पहले हुई, जैसी एजीएम हुई हमने अगले दिन जाके एससीबी के पास अकाउंट जमा करा, हमने कहा बाबू हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, डन। मुझे बताओ एजीएम का नोटिस कब जाना चाहिए? 21 दिन पहले। एजीएम के नोटिस के साथ प्रिंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते, कैसे?
अब यहाँ से चलना शुरू करो, ये ईयर एंड है, ईयर एंड पे साल खत्म हो गया, अकाउंट्स बनते बनते ऑडिट होते 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 2.5 महीने गुजर जाते, 23-24 मार्च हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो जाते, बन जाते, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, जी ऑडिट हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स फाइनल हैं, आप इसको देख लें और अप्रूव कर लें। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलने के 7 दिन बाद डायरेक्टर जो है वो 7 दिन बाद मीटिंग करते हैं। ऑडिट कब कंप्लीट हुआ? 23 मार्च को। 23 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने फिर डायरेक्टर्स को भेज दी। डायरेक्टर 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, मीटिंग में इसको क्या करेंगे? अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद इसकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, प्रिंटिंग में 7-8 दिन लगेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? एजीएम के नोटिस के साथ प्रिंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देंगे। 21 दिन बाद एजीएम होगी, एजीएम जब होगी उसके अगले दिन हम क्या करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ सर, इवन ऑडिट होने के बाद भी इतने सारे प्रोसीजर्स हैं और ये सारे काम आपको 4 महीने में करने, तो ऑडिट के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा कितना? इससे ज्यादा ऑडिट के लिए टाइम नहीं। मुझे बताओ, एक कंपनी की पूरी लेबर फोर्स, पूरी अकाउंटेंट, सारे के सारे अकाउंटेंट, सारे के सारे लोग दबा के पूरे साल काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी, एम्प्लॉय 700-800 है, आप 8 लोग जाके ऑडिट कर रहे हो, पूरी 800 लोगों का पूरे साल का काम 8 बंदे जाके 2.5 महीने में ऑडिट करके आ रहे हैं, पॉसिबल? तो आप क्या करते हो सर? सैंपल बेसिस पर काम करते हो। हमारी तीसरी लिमिटेशन क्या है सर? लीगल टाइम फ्रेम की वजह से हमें एक लिमिटेड टाइम में ऑडिट करना है, ऐसा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑडिट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपको लगता नहीं है कि केपीएमजी को चाहिए कि हबीब बैंक के ऑडिट को 550 ट्रेनिंग से करवाए, ताकि गलती होने के चांसेस ही ना हो? 550-600 ट्रेनिंग तो भिजवाने चाहिए ना एचबीएल के ऑडिट में। सीधी सी बात है भाई, एचबीएल को एक फी मिलती है, एचबीएल जो है फी देता है ऑडिटर्स को, वो फी इतनी लिमिटेड और छोटी होती है कि उसमें ये 450 तो क्या 40 लोग ले जाना भी क्या हो जाता है, हिसाब हो जाता है। ये मैं आपके सामने ना एक पीएनएल दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ऑडिट फी आ रही है, ये एचपीएल का पीएनएल। ऑडिट फी कितनी है? 281 मिलियन। 281 मिलियन कितना होता है? 28 करोड़ रुपए इसकी ऑडिट फी, ठीक है जी। एचपीएल का ऑडिट 2 बड़ी फर्म्स करती है, मिला एक फर्म एचपीएल का ऑडिट नहीं करती, फर्गसन्स केपीएमजी या केपीएमजी ईवाई या फर्गसन्स और ईवाई, इनमें से 2 लोग मिल के हबीब बैंक का ऑडिट करते हैं। हबीब बैंक की ऑडिट फी कितनी है? 281 मिलियन, ठीक है। हबीब बैंक की बैलेंस शीट इतनी बड़ी, मुंह थक जाए आपका जिंदगी, ऐसा? ये थाउजेंड्स हो गए, ये मिलियंस हो गए, ये बिलियंस हो गए, 327 बिलियन की बैलेंस शीट है, जिस पे आपको पकौड़ों के बराबर ऑडिट फी दे, ठीक है जी। एक एससीसीपी के डायरेक्टर हैं, बड़े ऑनेस्ट इंसान हैं और बड़े अपराइट इंसान हैं, उन्होंने जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स लिखे हैं ऑडिट्स के ऊपर। एक उनका आर्टिकल है ऑडिट फी के ऊपर, आप जरूर सर्च करना, एससीसीपी डायरेक्टर का आर्टिकल है, उसने ऑडिट फी के ऊपर लिखा है। हम पूरे रीजन में सबसे लोएस्ट ऑडिट फी चार्ज करते हैं, आपको पता है? हमारा जो पूरा रीजन है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब मिला के, श्रीलंका, वी चार्ज द लोएस्ट ऑडिट फी, सबसे छोटी ऑडिट फी चार्ज होती है। ऑडिट फी टू रेवेन्यू का रेशियो पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट पाकिस्तान का, इतने छोटी अमाउंट में भी काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, जो हमसे ऑडिट करवा रहे हैं उसका तो फायदा नहीं। आपकी कंपनी का ऑडिट एक कम पैसों में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सर। मसला ये कि जो कंपनी ऑडिट करवा रही है ना, उसको भी अब आप सोचना चाहिए कि अगर क्वालिटी ऑडिट होगा तो उसके सिस्टम में जो फ्रॉड और लूप होल हैं वही सामने आएंगे। जहां वो ऑडिट फी बचा के ये हरकतें कर रहे होते हैं, वहाँ फ्रॉड में इससे ज्यादा पैसा निकल जाता है, वहां जो है वो डिविजन में इससे ज्यादा पैसा निकल जाता है। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ 2 टके की अकल नहीं है लोगों में, जहाँ सारे सेठ ऊपर बैठे, अनपढ़ जाहिल झट बैठे, उनकी नजर में ऑडिटर को पैसा ना देना, ऑडिटर को कम पैसे देना, ये पैसे बचाएगा। उस जंगली को कोई ये समझा बदबख्त आदमी तेरी कंपनी का भी पैसा चोरी हो रहा है, ये बंदा आके अपनी फी लेके जाएगा, निकाल के देगा गलतियां, ठीक है जी। आप यकीन करें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूके वगैरह में
सर एक सर्टन अमाउंट से अगर ऑडिट फी नीचे चली जाती है ना, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, रेगुलेटर कूदता है बीच में कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, इतनी कम ऑडिट फी पे ऑडिटर काम कैसे कर रहा है। ये हाल है हमारे यहाँ, ठीक है। स्टाइपेंड क्या यार, वो बेचारे आप एक तो लैपटॉप देते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला होता है, उसकी रॉयल्टी अलग पे करती है फर्म, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, अगर फर्म को इतने थोड़े से पैसे ऑडिट फी में मिलेंगे तो क्या वो एक लंबी लंबी टीमें भेज सकेगा? नहीं सर। फिर क्या करेगा वो? 4 हिलते हुए पीसी भेजेगा ऑडिट करने की। तो अगर 4 हिलते हुए पीस ऑडिट करने जा रहे हैं तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पूरा ऑडिट करके देंगे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं सर। फिर वजह क्या है? वजह ये कि यार आप किसी सेठ के पास जाके बैठो ना यार, ऑडिट कराना, वो कहेगा ये ऑडिट में मेरे को क्या बताओगे तुम? तो ऑडिट में ये बताएंगे कि सर आपकी कंपनी में एसेट्स कितने, पैसे कितने आपने कमाए, वो तो मेरे को पहले से पता है, ठीक है जी। आप यकीन करो सेठ गालियां देते हैं ऑडिटर्स, वो हमारी मजबूरी ऑडिट करवाना। एक हमारे यहाँ ना एक साइकी ऐसी बनी हुई है, हमारे यहाँ जो है वो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स कमिश्नर को चोरी की मद में ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन टैक्स पे नहीं करेंगे। ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बता, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं करेंगे, पुलिस की वैन को रोज भत्ता देंगे। हलाल काम हमारे यहाँ नहीं होता। मौला अली एक दफा नमाज पढ़ रहे थे, मौला अली के पास एक खच्चर था, खच्चर समझना, गधे और घोड़े का क्रॉस होता है, तो अच्छा खासा भारी खच्चर था उनके पास। तो जब नमाज पढ़ने गए मौला अली, तो उन्होंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैंने भी नमाज पढ़नी। तो दोनों बाप बेटा नमाज पढ़ने जा रहे थे, खच्चर कौन संभालेगा? तो हुआ ये कि एक बंदा वहां मौजूद था, सलमान होगा, बुलाया उनको मौला अली कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये खच्चर आप जो है वो थोड़ा अपने पास रखो, कंट्रोल में रखो इसको, ठीक है, हम नमाज पढ़ के आते तो मैं आपको इसका मुआवजा दूं, ठीक है। जब मौला अली और हज़रत हसन जो है नमाज पढ़ने चले गए, तो उस बेवकूफ आदमी ने किया ये कि जो खच्चर के मुंह पे खौल लगा होता है ना चमड़े का, कि वो खाए ना, कुछ किसी को चक ना मारे, वो मुंह से निकाला और खच्चर को खुला छोड़ दिया। मौला अली ने नमाज कंप्लीट की, बाहर आया तो देखा खच्चर को कंट्रोल किया, पकड़ा उनको, और इमाम हसन को 2 धर्म या पता नहीं जो उनकी जेब में थे वो दिए कि जाओ बाजार से इसके लिए क्या करो, खौल ले आओ। हसन गए बाजार में, वो जो बंदा था वो बाजार में बेचने आया बता, हजरत हसन ने उनको देखा नहीं था, तो मौला अली नहीं देखा था, तो हजरत हसन उससे वो खच्चर का खौल 2 धर्म में खरीद के ले आए। जब ले आए मौला अली ने उस खच्चर को पहनाया और कहा यार देखो वो बंदा था वो चला गया, अदरवाइज ये 2 धर्म मैंने उसके लिए रखे हुए थे। अब वो हराम खोर ने कमाए वही 2 धर्म, लेकिन हलाल की जगह हराम में। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम हलाल जगह पे पैसा खर्च करने की जगह डबल पैसे हराम में दे देते और फिर कहेंगे कि अल्लाह का अजाब है, अल्लाह नाराज है। जो बिल पास हुआ है ना, जो लग रहा है इस मुल्क पे वो अजाब आने वाला है, वो अजाब आने वाला है कि हज़रत हूद की कौम पे जब अल्लाह ने अजाब डालना था, हज़रत जुबैर अलैहिस्सलाम एक बंदे की सिफारिश नहीं दी गई, एक आपका ऐसा बंदा है जो आंख झपकते हुए भी इबादत आप नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला ने कहा उस बदबख्त को पहले उल्टे, आसपास नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। आपको ये आई होप बिल का आइडिया होगा जो बिल पास हुआ, बिल नहीं उसमें कुछ उसमें सिर्फ एक क्लॉज है, जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज ये कि कल अगर शामिर कहे कि मैं लड़की हूँ और जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करा दे, शामिर को किसी मेडिकल टेस्ट से पास होने की जरूरत नहीं है, तो शामिर क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इदरीस अगर शामिर से शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ सब जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शामिर खुश तो नहीं होना इस चीज है? अच्छा जी चलो, अब बताओ कितने रीजन है सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना देने के? 3 रीजन हमने पढ़े, कौन से? पहला, जजमेंट इन्वॉल्व सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर में। नंबर 2, हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। नंबर 3, टाइम और कॉस्ट हमें इजाजत नहीं देती कि हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर सकें सर। फिर अब एक चीज सुनो जरा गौर से सर, एक आखिरी चीज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्लास ऑफ करें, ठीक है जी। इस पूरे को हम कवर नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर हमारी गारंटी, एक इल्तिजा है, आज जो पढ़ा ना घर जाके एज इट इज उसको याद कर, ठीक है जी। एटलीस्ट 3-4 दफा पढ़ लेना, कल वाली जो चीज पढ़ी थी वो भी 2-3 दफा पढ़ ली, सिर्फ रीड करते रहना, चीजें याद हो। फोटोग्राफिक मेमोरी होती है इंसान की, वो चीजें याद आ जाती है सर। 31 दिसंबर गारंटी,
हमने ऑडिट कंप्लीट कर रहे थे, हमने कोई 10 फेब को ना लॉयर को कंफर्मेशन दी। लॉयर को कंफर्मेशन किस चीज की? कंपनी का कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, कंपनी के ऊपर किसी ने केस तो नहीं किया। लॉयर ने कहा जी कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं। किस तारीख का? 10 फेब तक। 17 फेब को कंपनी को एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ कि उन्होंने लास्ट ईयर किसी कस्टमर के साथ कोई ऐसा काम किया है जिसको उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये कब रिसीव हुआ? अच्छा, हम लॉयर से कंफर्मेशन कब ले चुके? 10 फेब को ले चुके। ऐसा कंपनी ने देखा अगर ये नोटिस ऑडिटर को पता चल गया तो इस पर प्रोविजन बन जाएगी। उन्होंने वो नोटिस लिया और दराज में डाल दिया। अब ना लॉयर को पता ना ऑडिटर को पता कि ऐसा कोई नोटिस आया हुआ है। मैनेजमेंट इंतजार कर रही है कि बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी तरह फाइनल हो, हम उसके बाद ये नोटिस निकाल लेंगे। लेकिन उस वक्त तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो चुके होंगे? फाइनल हो चुके होंगे, रिपोर्ट हो चुके होंगे, छप चुके होंगे, लोगों के पास जा चुके होंगे। ऐसा 20 फेब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गए, छप भी गए, आगे निकल भी गए। अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या ऑडिटर इसका कुछ कर सकता है? याद रखें सर, ऑडिटर इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगाई है ना लॉ ने कि तुमने इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है। अगर वही हरामखोर हो और ना दे पूरी इन्फॉर्मेशन और कोई ऐसी चीज हो जो मैनेजमेंट बता ही नहीं ऑडिटर को, तो सर ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? फिर सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला आएगा। और सर क्या ऐसे केस में एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं? हाँ जी, मुझे बताओ, सैंपल बेसिस पे आप ऑडिट करते हो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स में जजमेंट्स और एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, टाइम एंड कॉस्ट आपको इजाजत नहीं देता, और मैनेजमेंट शायद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट अनइंटेंशनली इस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर ना कर सकती। क्यों? मैनेजमेंट को लीगल नोटिस मिला, उसकी रिपरकशंस मैनेजमेंट को पता ही नहीं थी कि ऐसी है कि हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा इस मामले को हम देखते हैं ऑडिट के बाद। जबकि ऑडिट के अंदर ये मामला नहीं आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल गया, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन बननी चाहिए थी। ठीक है जी सर, हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। अच्छा सुनो, रोज के रोज चीजें याद करो, मैं तुम्हें ऑनेस्ट टू गॉड ये बता रहा हूँ, एक चीज इधर उधर नहीं हो, जो करा रहा हूँ साथ साथ मुकम्मल पूरे ईमान से करते जाओ, पक्का ईमानदारी से। थैंक यू वेरी मच। ये हाँ ड्राइव मेंटेन होती है इसकी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास का, ठीक है, ये ग्रुप पे मिल जाएंगे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्विज भी आपको दे दूंगा मैं आज। लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं। आगे हमने एक चीज पढ़नी है, ऑडिट नहीं करता, सिर्फ ऑडिटर रिव्यू भी करता है। अगर लोन मार्केट रेट पे है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन मसला ये है कि लोन देने वाला कौन है, उसकी आम बिजनेस लोन देने का ही हो। ठीक है जी, हमने आगे कोर्ट में देखना है ये खुबैब। थैंक यू वेरी मच जी।